आज का जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम स्टडी करेंगे टेंसर के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। आज के हम लेक्चर में टेंसर के बारे में स्टडी करेंगे। टेंसर को स्टडी करने से पहले हमें दो चीज़ों को स्टडी करना होगा, स्केलर और वेक्टर को। कि व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर और वेक्टर ये बोथ आर फिजिकल क्वांटिटीज। ये दोनों क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिजिकल क्वांटिटीज में हम इन्हें फिजिकली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट के जरिए इन क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं, ये जस्ट स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका जस्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इनको सिर्फ मैग्नीट्यूड के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अ स्केलर क्वांटिटी इज सिंपली क्वांटिटी इज डिस्क्राइब बाय only described by only magnitude। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको क्या किया जाता है, मैग्नीट्यूड के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं जैसे हमारे पास मास, लेंथ एंड टाइम। ये स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, इनको ये डिस्क्राइब होती हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के जरिए। मीन मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनकी डायरेक्शन भी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये डायरेक्शन भी पोजेस करती हैं। इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वगैरह। एंड स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में और एक चीज़ का डिफरेंस है। जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज ये कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं होती। स्केलर क्वांटिटीज हैज़ ओनली वन कंपोनेंट, जिनका जस्ट एक कंपोनेंट होता है। ये फर्दर कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं हो सकती। और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, ये कंपोनेंट्स में डिवाइड हो सकती हैं। इनका एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स होती हैं। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, इनके कंपोनेंट्स बन सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज आर डिवाइडेड बाय इट्स कंपोनेंट। ये अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो सकती है। अगर हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के कितने कंपोनेंट्स बन सकते हैं, मोर ज़्यादा 3 कंपोनेंट्स वेक्टर क्वांटिटी के बन सकते हैं। 3 से ज़्यादा वेक्टर क्वांटिटीज के कंपोनेंट नहीं बन सकते। अगर हम एग्जांपल देते हैं फोर्स की, अगर एक फोर्स XY प्लेन में लग रही है, तो अब ये फोर्स जो लग रही है XY प्लेन में, ना ये पूरी की पूरी X एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है और ना ही ये पूरी की पूरी Y एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते होते हैं, इनके कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं। एक जो होता है थीटा के साथ होता है वो Fx, और थीटा के सामने Fy कंपोनेंट। फोर्स के बेसिकली 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, Fxi प्लस Fyj। ठीक है, I और J बेसिकली क्या है, I जो होता है वो X एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और Y जो होता है वो G जो होता है वो Y एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर फोर्स 3 डायमेंशन में लग रही हो तो उस फोर्स के कितने कंपोनेंट बन जाएंगे, 3, Fx, Fy एंड Fg। तो ये फोर्स जो है वो कंपोनेंट्स में डिवाइड होगी। बेसिकली जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, वो जब उनका एक ही कंपोनेंट होता है, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, वो ज़्यादा 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो सकती हैं। ये तो हमने स्केलर और वेक्टर का पढ़ा। अब हम आते हैं टेंसर के ऊपर कि व्हाट इज टेंसर। और टेंसर होता है, इसके 3 से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं। टेंसर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके 3 से ज़्यादा कंपोनेंट्स बन सकते हैं। जिसके मोर देन 3 कंपोनेंट, 3 से ज़्यादा कंपोनेंट, मोर देन 3 कंपोनेंट। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके 3 से ज़्यादा कंपोनेंट बन सकते हैं। हमने स्केलर के बारे में पढ़ा। स्केलर का जस्ट कितने कंपोनेंट होते हैं, 1 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होता है, मीन्स वो इटसेल्फ। और जो वेक्टर होती है, इसके कितने कंपोनेंट्स होती हैं, मोर ज़्यादा से ज़्यादा 3 कंपोनेंट्स होती हैं, 3 से ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं होती। एंड टेंसर जो होती है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके कितने कंपोनेंट होते हैं, मोर देन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये 3 से ज़्यादा कंपोनेंट्स में डिवाइड हो सकती हैं। मीन्स इसके 5 कंपोनेंट, 9 कंपोनेंट, 12 कंपोनेंट भी हो सकते हैं। अब स्केलर एंड वेक्टर बेसिकली ये भी एक टेंसर का केस है, ये टेंसर ही होते हैं।
स्केलर एक ऐसा टेंसर होता है जिसका रैंक 0 होता है। मीन्स हमने कहा फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर क्वांटिटी थी उसके ज़्यादा 3 कंपोनेंट्स बन सकते हैं। तो हम टेंसर के केस में ही स्केलर और वेक्टर को स्टडी करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी होती है ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका रैंक क्या होता है 0 होता है। रैंक में पावर 0 होती है। 3 की पावर अगर 0 लें, 3 की पावर 0 1, तो ये 0 जो है वो स्केलर क्वांटिटी का क्या रैंक है, और 1 क्या है स्केलर क्वांटिटी का कंपोनेंट है कि जस्ट इसके 1 कंपोनेंट, एक ही कंपोनेंट होता है। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ये एक ऐसा टेंसर है जिसका रैंक 2 होता है। 3 की पावर अगर आप 2 लें, 3 3 9, सॉरी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका रैंक 1 होता है। 3 की पावर 1 लें 3। और वेक्टर ऐसे टेंसर है जिसका रैंक कितना होता है 1 होता है। मीन्स 3 की पावर 1 ले तो 3, रैंक वेक्टर का रैंक कितना होता है 1 होता है, इसका रैंक कितना है 1 है। और वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स बन सकते हैं 3 कंपोनेंट्स बन सकते हैं। मीन्स वेक्टर एक ऐसा टेंसर है जिसका रैंक 1 होता है और उसके 3 कंपोनेंट्स बन सकते हैं। और स्केलर जो है वो एक ऐसा टेंसर है जिसका रैंक 0 होता है और फर्दर उसका एक ही कंपोनेंट होता है और फर्दर कंपोनेंट में डिवाइड नहीं हो सकता। और जो वेक्टर होता है वो 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो सकता है। एंड जो टेंसर है वो 3 से ज़्यादा कंपोनेंट्स में डिवाइड हो सकता है। मीन्स जो टेंसर है उसका रैंक कितना होगा 2 3 4 5 सो ऑन। इसी अगर 2 लें, एक ऐसा टेंसर लेते हैं जिसका रैंक क्या है, टेंसर लेते हैं जिसका रैंक कितने है 3, टेंसर है एक ऐसा टेंसर लेते हैं जिसका रैंक 2 है तो उसके कितने कंपोनेंट बनेंगे 3 की पावर 2 लेते हैं 9। मीन्स अगर एक टेंसर है जिसका रैंक 2 है तो वो कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो सकता है 9 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अगर एक टेंसर ले जिसका रैंक 2 है तो वो कितने कंपोनेंट्स के बन सकते हैं 9 कंपोनेंट्स बन सकते हैं। ठीक है, टेंसर ले अगर ऐसा टेंसर जिसका रैंक 2 है तो वो कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो सकता है 9 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो सकता है। अगर हम एग्जांपल है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेसिकली एक टेंसर है, वो आगे स्टडी करेंगे ये कैसा टेंसर है इस लेक्चर में। 3 कोऑर्डिनेट E1 E2 एंड E3 ये कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स है। इसमें एक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा। ठीक है, तो इसके 9 कंपोनेंट्स बन सकते हैं। मीन्स जो एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी है ये E1 वाली ये फर्दर 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो सकती है। इसके कितने बने सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 1 3। इस तरीके से E2 के अलॉन्ग जिसका कंपोनेंट है ये फर्दर 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो सकता है। E2 1 E2 E2 2 E2 1 E2 3 और इसी तरीके से ये भी 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो सकते हैं। 3 3 6 एंड 3 9 तो इसके कितने कंपोनेंट्स बन सकते हैं 9 कंपोनेंट्स बन सकते हैं। तो ऐसा टेंसर जिसका रैंक 2 है तो उसके कितने कंपोनेंट्स बन सकते हैं 9। अगर एक ऐसा टेंसर जिसका रैंक 3 है तो उसके कितने कंपोनेंट्स बन सकते हैं 27 कंपोनेंट्स बन सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास टेंसर। टेंसर की एक और भी डेफिनेशन है कि टेंसर एक ऐसी क्वांटिटी है कि अगर उसको हम किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर में हमें एक नया वेक्टर प्रोवाइड करती है। जैसे कि हमारे पास है J = सिग्मा ई, एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है J = सिग्मा ई। तो सिग्मा जो इसमें ये है, सिग्मा जो है बेसिकली ये क्या हमारे पास एक टेंसर है। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर से मल्टीप्लाई होकर हमें एक नया वेक्टर प्रोवाइड कर रही है। तो सिग्मा जो आता है ये टेंसर, इसको हम मैथमेटिकली मीट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आगे हम ये इसको मैथमेटिकली मीट्रिक फॉर्म में भी लिखेंगे। वेक्टर को हम मीट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं J को भी एंड E को भी, वो हम आगे इनकी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ये तो हमारे पास था टेंसर का। अब आ जाते हैं कि टेंसर फील्ड क्या किसे कहते हैं। तो टेंसर फील्ड को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि स्केलर फील्ड क्या है और वेक्टर फील्ड क्या है। स्केलर फील्ड बेसिकली एक ऐसी फील्ड होती है, एक ऐसा रीजन होता है जिसमें अगर एक स्केलर क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रही हो और उस स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रही हो। एग्जाम्पल में आया था, अगर आपके रूम है, रूम में अंदर आपने हीटर ऑन किया हुआ है तो हीटर के करीब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है टेम्परेचर। तो हीटर के करीब टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जैसे जैसे हम हीटर से दूर चले जाएंगे टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। मीन्स रूम के अंदर टेम्परेचर पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है और पॉइंट टू पॉइंट टेम्परेचर की एक वैल्यू एग्जिस्ट भी कर रही है। तो इस रूम को हम क्या कहेंगे, ये टेम्परेचर की फील्ड है। तो ये तो हमारे पास हो गया कि स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जिसमें एक स्केलर क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रही हो और उस क्वांटिटी की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रही हो, चेंज हो रही हो। तो उस तरह के रीजन को हम क्या कहते हैं, स्केलर फील्ड।
इसी तरीके से वेक्टर फील्ड एक ऐसा रीजन है जिसमें एक वेक्टर क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रही हो और उस वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रही हो। मीन्स हर पॉइंट पे एक नई वेक्टर की वैल्यू हो और वो एग्जिस्ट भी कर रही है। जैसे कि आपके पास आ जाता है आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है कि ऐसा रीजन है अर्थ के अराउंड जिसमें ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है और इस ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रही होती है। अर्थ के करीब ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है और से जैसे जैसे दूर चले जाते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू कम होती जाती है। तो मीन्स कि ज़मीन के इर्द गिर्द के रीजन में ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट कर रही है हर पॉइंट पे और उसकी वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज है। तो इस तरह के रीजन को हम क्या कहते हैं, उसकी फील्ड। तो ग्रेविटेशन फोर्स बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए इसको हमने कहा कि वेक्टर फील्ड में एग्जांपल दे दी ग्रेविटेशन फील्ड की। अब आते हैं हम टेंसर फील्ड के ऊपर कि व्हाट इज टेंसर फील्ड, कि टेंसर फील्ड क्या है। जिस तरीके से हमने पढ़ा वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड, वैसे ही टेंसर फील्ड हमारे पास होती है। टेंसर फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें एक टेंसर एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसकी वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट। टेंसर फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें एक टेंसर एग्जिस्ट कर रहा हो और उस टेंसर की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट वेरी हो रही हो। मीन हर पॉइंट पे हमें एक नया टेंसर मिल रहा हो। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हो, स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो उस स्ट्रेस को जो आप अप्लाई करोगे उसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगी। तो बेसिकली स्ट्रेस जो होगा वो आपके पास जो होगी, स्ट्रेस जो है फैक्टर आप टेंसर एग्जिस्ट कर रहे हो कंसिडर कर लिया और जब वो लगती है किसी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू स्ट्रेस की वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट है। तो इस रीजन को हम उसको क्या कहेंगे, टेंसर की फील्ड कहेंगे। ये तो हमने पढ़ लिया टेंसर फील्ड। ये टेंसर क्या है, टेंसर फील्ड के बारे में भी डिस्कस कर लिया। जो अगला हमारे पास टॉपिक, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं अब इसमें है मैनीफोल्ड कि व्हाट इज मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड के ऊपर ही हम एक टेंसर को क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैनीफोल्ड बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है मैनीफोल्ड बेसिकली हमारे पास एक ऐसा रीजन होता है जिसमें या एक ऐसा सेट होता है जिसमें n नंबर ऑफ पॉइंट्स हो और n नंबर ऑफ पॉइंट्स के n कोऑर्डिनेट्स हों। तो इस तरह के सेट को हम क्या कहते हैं, मैनीफोल्ड बेसिकली ऐसा सेट होता है जिसके अंदर n नंबर ऑफ पॉइंट्स हो और इन n नंबर ऑफ पॉइंट्स के n कोऑर्डिनेट्स भी हों। तो इस तरह के सेट को हम क्या कहते हैं, मैनीफोल्ड कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक रीजन है, ठीक है, एक ऐसा सेट है, उसमें अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट कि हमारे पास अगर एक ऐसा सेट है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर, अब इस ये ऑब्जेक्ट एक पॉइंट को क्या कर रहा है, फिर हम इसको कह सकते हैं मैनीफोल्ड। ये मैनीफोल्ड कैसे होगा, अगर इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करे। अब इस पॉइंट के n कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं, मीन यहाँ से भी रिप्रेजेंट, इसका ये कोऑर्डिनेट है, ये मीन्स बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स बन सकते हैं। तो ऐसा सेट जिसके अंदर एक पॉइंट हो, इस पॉइंट के अगर एक पॉइंट के n कोऑर्डिनेट्स बन रहे हो, वन पॉइंट के n कोऑर्डिनेट्स बन रहे हो तो वो भी हमारे पास क्या होगा, मैनीफोल्ड होगा। 2 पॉइंट्स के अगर 2 कोऑर्डिनेट भी बन रहे हैं तो वो हमारे पास मैनीफोल्ड है। अगर 2 पॉइंट के n कोऑर्डिनेट्स भी बन रहे हैं तो उस रीजन को, उस सेट को हम क्या कहेंगे, उसका मैनीफोल्ड कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि हम दे रहे हैं, एक सिंपल जैसे लाइन है, सिंपल लाइन भी मैनीफोल्ड है। क्यों, क्योंकि इसमें एक पॉइंट, हर पॉइंट इसके n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, n नंबर ऑफ डायरेक्शन से हम इसको क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैनीफोल्ड क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है जिसमें n नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं और उन n नंबर ऑफ पॉइंट्स के n कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इस तरह के सेट को हम क्या कहते हैं, मैनीफोल्ड कहते हैं। अब आ जाएंगे हम अगला जो लेक्चर हम इसमें स्टडी करेंगे वो हमारा होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, की कोऑर्डिनेट को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाता है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट का इजहार करें। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं है तो वो आप वो बताएं ताकि हम नई मॉडिफिकेशन करके ला सकें वीडियो से।